नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं कुमार ओनिस और आप देख रहे हैं सिलेक्शन पॉइंट। तो साथियों ये आपका जो है ना ज्योग्राफी का हाई लेवल क्वेश्चंस का वीडियो होगा। ठीक है, और ये इस सीरीज का पार्ट 1 है। ठीक है साथियों, ठीक है। तो ज्योग्राफी हाई लेवल क्वेश्चंस लुसेंट प्लस 12th प्लस ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है साथियों, और ये वीडियो ठीक है आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है ना एग्जाम्स में सभी हाई लेवल प्रश्नों का वेटेज जो है भारी मात्रा में आ रहा है। ठीक है ना साथियों, और हाँ ठीक है, बोर्ड यदि चाह रही है कि हाँ बच्चा जो है एग्जाम में पास नहीं हो पाए, सिलेक्शन नहीं हो पाए, ठीक है कि हम एक से एग्जाम का पैटर्न चेंज कर देंगे। साथियों ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि ठीक है हम आपको साथ हैं। ठीक है, बोर्ड ठीक है जैसे जैसे ठीक है अपना पैटर्न चेंज करेगी ना, ठीक है वैसे वैसे ठीक है आपके अकॉर्डिंग ठीक है हम भी वीडियो लाते रहेंगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? स्ट्रैबो, टॉलमी, हैकेल या रेटजेल? तो ये मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है साथियों? तो रेटजेल को बोलते हैं ना, ऑप्शन नंबर डी। रेटजेल को बोलते हैं मानव भूगोल का जनक, ऑप्शन नंबर डी इज जो राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन या अन्वेषण एवं वर्णन? तो निम्न में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है साथियों? तो मात्रात्मक क्रांति हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी। मात्रात्मक क्रांति जो है ना ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर। सवाल नंबर 3, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था? मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था? तो इसका आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो कुमारी सैंपल ने कहा था ना, ऑप्शन नंबर सी। कुमारी सैंपल ने कहा था कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ऐसा कुमारी सैंपल ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी इज जो राइट आंसर। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार फसल नहीं है? कपास, कॉफी, मेस्टा या जूट? निम्न में से कौन सा एक रेशेदार फसल नहीं है साथी? बताइए, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कपास या कॉफी या मेस्टा या जूट? तो साथी देखो यहाँ पर हो जाएगा कॉफी। तो कॉफी जो है ऑप्शन नंबर बी। कॉफी जो है ना, कॉफी रिश्तेदार फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर। कॉफी रिश्तेदार फसल नहीं है। ठीक है, और कॉफी में आपको क्या मिलता है? तो कैफीन। कॉफी में कैफीन, चाय में थीन, और सबसे अधिक कॉफी जो है इंडिया में कहाँ पे होता है? तो कर्नाटका में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? सवाल कुछ ठीक है हार्ड ही होंगे, चूंकि ये सवाल आपके हाई लेवल के हैं। ऑप्शन नंबर ए, समाकलनात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, द्वैता पर आश्रित या प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो समाकलनात्मक अनुशासन हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। समाकलनात्मक अनुशासन, ऑप्शन नंबर ए इज जो राइट आंसर। प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? बुद्धिमत्ता, तकनीक, समझबूझ या भाईचारा? प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा साथियों? तकनीक हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी तकनीक हो जाएगा। प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक तकनीक है, ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मानव की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? परिवहन, कृषि, गृह निर्माण या वस्त्र उद्योग? देखिए साथियों, ठीक है आप सुने होइएगा रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है साथियों, तो देखिए कृषि यानी कि आपको यहाँ से आपको रोटी प्राप्त होगा, गृह यानी घर, ठीक है, मकान आपका हो गया ना ये, और वस्त्र। ठीक है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो काफ़ी जरूरी है। ठीक है, परिवहन जो है ना, परिवहन ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज जो राइट आंसर। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं साथियों? तो देखिए संभववाद अवधारणा में जो है ना प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को जो है ना महत्वपूर्ण माना गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा ना, प्राकृतिक और मानवीय दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज जो राइट आंसर। नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? ब्लास, हम्बोल्ट, रैटजिल या टेलर?
नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन साथियों, बताइए नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है, तो ये है टेलर, ऑप्शन नंबर डी। टेलर जो है टेलर नौ निश्चयवाद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इज जो राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है साथियों, यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, या प्राचीन महाकाव्य। तो देखिए प्राचीन महाकाव्य जो है ना, ये आपका ऐतिहासिक स्रोत तो हो सकता है, लेकिन ये भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्राचीन महाकाव्य जो है ना भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है, ऑप्शन नंबर बी विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे, या ऑप्शन नंबर डी जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि ऊंच होती है। इसमें कौन सा एक तथ्य नहीं है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जो है ना जनसंख्या वृद्धि ऊंच होती है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये कोई तथ्य नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, ध्रुवीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया, या अटकामा। निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है साथियों, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो दक्षिण पूर्व एशिया जो है ना, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्व एशिया विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। ठीक है, यहाँ पे काफी घनी आबादी बसती है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी किसके लिए, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसके प्रति उत्तरदायी है, प्रवास के लिए, भू निम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, या गंदी बस्तियों के लिए। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसके लिए उत्तरदायी साथियों, तो प्रवास के लिए ना, प्रवास के लिए, ऑप्शन नंबर ए प्रतिकर्ष और अपकर्ष प्रवास के उत्तरदायी, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न, ग्रामीण अधिवासों के निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं कहाँ पे, ग्रामीण अधिवासों के निवासी मुख्यतः किस क्षेत्र में संलग्न रहते हैं, प्राथमिक क्रियाओं में, तृतीय क्रियाओं में, द्वितीय क्रियाओं में, या चतुर्थ क्रियाओं में। ग्रामीण अधिवासों के निवासी किसमें संलग्न रहते साथियों, तो प्राथमिक क्रियाओं में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, और इसमें अब क्या आ जाएगा, कृषि। सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है, सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, या दक्षिणी। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा पश्चिमी। ठीक है, सऊदी अरब में जो है ना पश्चिमी दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन है, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन है, यमन, डेनमार्क, रूस, या स्पेन। तो ये उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन है साथियों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साथियों, बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी स्पेन, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है, निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है, लैटविया, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, या जापान। तो इनमें किसका लिंगानुपात जो है ना विश्व में सबसे अधिक साथियों, लैटविया का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लैटविया का जो है ना लिंगानुपात विश्व में सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। निम्नलिखित में किस देश में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है, निम्नलिखित में किस देश में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, सवाल वही है, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया। कौन सा है आपको, ये तो लैटविया है ना, अभी आप देखिए लैटविया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इसका जो है ना इसका जो है ना आपका क्या है, तो लिंगानुपात सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज सबसे कम है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है, ओशनिया, उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, या यूरोप। निम्न में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज सबसे कम है साथियों, तो उत्तरी अमेरिका आपका हो जाएगा ना, उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में जो है ना सबसे कम ग्रामीण आबादी है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आय के साक्षरों का परसेंटेज सबसे अधिक है,
निम्न में से किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आय के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है? लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, या चीन को छोड़कर शेष पूर्वी एशिया। तो निम्न में से किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आय के साक्षरों का परसेंटेज सबसे अधिक साथियों? तो पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? निम्न में से कौन सा आयु वर्ग निम्न में से कौन सा आयु वर्ग जो है ना कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है साथियों? कार्यशील जनसंख्या का यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो 15 से 59 वर्ष हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी, 15 से 59 वर्ष जो आयु वर्ग है ना, ये कार्यशील आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? निम्न में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंगानुपात को निम्न किया है? पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, पुरुषों की उच्च जन्म दर, स्त्रियों की निम्न जन्म दर, या स्त्रियों का उच्च उत्प्रवास। तो इसका आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? निम्न में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंगानुपात को निम्न किया है? तो पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? अब की बार एसटीटी पार्ट। मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम साथियों? सबसे आपका सबसे जो है अभी आपका एचडीआई में हाई लेवल का कंट्री है वो आपका है नॉर्वे। सबसे ऊपर है नॉर्वे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और 189 देशों का आपका लिस्ट आया हुआ था, ठीक है। और 189 देशों में जो है ना इंडिया का स्थान 129 था, जो काफ़ी अच्छा नहीं है, ठीक है। इंडिया का रैंक एचडीआई में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आ जाएगा, नॉर्वे का सबसे बेहतर है नॉर्वे। ठीक है, तो रैंक आपका है ये सबसे आपका ऊपर में है नॉर्वे है, फिर है स्विट्जरलैंड, फिर आयरलैंड, फिर जर्मनी, ठीक है, ऐसे है। और इसमें इंडिया का रैंक कितना था? तो इंडिया का रैंक तो 129वां रैंक है 2019-20 के अनुसार। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे किस देश के? डॉक्टर महबूब उल हक किस देश के मूल निवासी थे बताइए, जिन्होंने प्रथम बार मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? डॉक्टर महबूब उल हक ने ही प्रथम बार मानव विकास रिपोर्ट पेश किया, तो ये बताइए ये किस देश के मूल निवासी थे? तो ये थे पाकिस्तान के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान के थे महबूब उल हक। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? भारत की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है आपका जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, नगरपालिका नगर निगम आदि का होना, जनसंख्या का आकार 8000 व्यक्तियों से अधिक, या 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्रों में संलग्न होना। बताइए इसका क्राइटेरिया क्या आ जाएगा? तो भारत की जनगणना के अनुसार जो है ना नगरपालिका या निगम का होना जो है ना ये आपका नगर का परिभाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, नगरपालिका या निगम के होने से है ना कोई नगर नहीं बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? निम्न में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता, या गुण में साधारण परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो गुण में धनात्मक हो जाएगा ना, गुण में धनात्मक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी, गुण में धनात्मक परिवर्तन जो है ना ये विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्न में से क्या रैंक था? यानी 2005 की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रिपोर्ट में इंडिया का रैंक क्या था बताइए। यानी यहाँ वो सवाल पूछते 2005 के बारे में, तो उस समय था कितना रैंक साथियों आपका? 127 था ना आपका, 127 था आपका, 127 रैंक हो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। अभी कितना है आपका? तो 129 है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मुताबिक साल 2019 में मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है एचडीआई के मामले में भारत ने एक स्थान की छलांग लगाई। अब भारत की एचडीआई के मामले में 189 देशों के बीच रैंकिंग 129 हो गई है। पिछले साल भारत इसमें 130वें नंबर पे था, अभी भी काफ़ी अच्छा नहीं है।
विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में निम्न में से किस प्रकार के संसाधन सहायक है? विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है? वित्तीय, मानवीय, प्राकृतिक या सामाजिक? तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? तो प्राकृतिक हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी। प्राकृतिक जो है ना संसाधन सहायक होते हैं विकास के मामले में, ऑप्शन नंबर सी इज जो राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है? निम्न में कौन सा देश विकासशील है? जापान, फ्रांस, नाइजीरिया या ऑस्ट्रेलिया? ठीक है, वैसे तो ठीक है इंडिया भी आपका साथ ठीक है विकासशील देश है। इंडिया, चाइना भी आपका विकासशील देश है। अमेरिका, जापान जो है ना ये सब आपके विकसित देश है। साथ बताइए यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील है? तो नाइजीरिया, ठीक है नाइजीरिया जो है ये सब आपका विकासशील देश है, जबकि जापान, फ्रांस, ठीक है ऑस्ट्रेलिया जो है ये सब आपका विकसित देश है। ठीक है, तो इंडिया, चाइना विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं, डेवलपिंग कंट्री। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया था? निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया था साथियों? तो ये थे कौन? डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान के थे, और ये सवाल काफी महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है? निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है? स्वास्थ्य, संसाधन, शिक्षा, ये सभी? तो यहाँ पे आपका सभी हो जाएगा ना, स्वास्थ्य भी है, संसाधन भी है, शिक्षा भी है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? निम्न में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? समानता, सततता, उत्पादकता या जनसंख्या? तो निम्न में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है साथियों? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ना, यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा? जनसंख्या हो जाएगा, जनसंख्या, ऑप्शन नंबर डी। जनसंख्या जो है ना मानव विकास का स्तंभ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज जो राइट आंसर। 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर जो है ना 0.8 से अधिक रहा? 2005 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर 0.8 से अधिक था? तो 57 देशों में, ऑप्शन नंबर सी। सबसे ऊपर कौन सा था आपका? तो नॉर्वे था, ऑप्शन नंबर सी। तो नॉर्वे आपको अभी में ऊपर है वर्तमान में। निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? निम्न में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? नॉर्वे, अर्जेंटीना, जापान या मिस्र? निम्न में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है साथियों? तो आपका मिस्र हो जाएगा। ठीक है, मिस्र की राजधानी कहाँ पे? काहिरा है ना, मिस्र की राजधानी काहिरा है, और मिस्र जो है ना उच्च मानव विकास वाला देश नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता या उपयुक्त सभी? इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है साथियों? तो समता भी है, सतत पोषणीयता भी है, उत्पादकता भी है, यानी यहाँ पर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। सवाल तो थोड़े हार्ड होंगे ही होंगे, क्योंकि सवाल सब तो आपका हाई लेवल का सवाल ही है। इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है? इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है? आगरा, पटना, चंडीगढ़ या सूरत? इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है साथियों? तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूरत। ठीक है सर, सूरत जो है, सूरत एक मध्यकालीन नगर है, ऑप्शन नंबर डी सूरत। कहाँ पर पड़ता है ये? गुजरात में। निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है, यानी कि खाने योग्य, जिसको हम लोग खाते साथियों? तो गन्ना, कॉफी, मक्का या चुकंदर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साथियों? मक्का आ जाएगा ना, मक्का। मक्का एक खाद्य फसल है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथियों, मक्का जो है ना खाद्य फसल है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। मोटे अनाज में आता है मक्का। निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? निम्न में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? प्रतिभूमि, निवल बोया क्षेत्र, सीमांत भूमि या कृषि योग्य व्यर्थ भूमि? निम्न में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है साथियों? इसका आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो सीमांत भूमि। सीमांत भूमि जो है ना भू उपयोग संवर्ग में नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक साथियों, और इस वीडियो का पीडीएफ वीडियो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से ना, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो टेलीग्राम के माध्यम से पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। खट्टे रसेदार फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे रसेदार फलों की कृषि किससे संबंधित है? तो भूमध्य सागरीय कृषि से हो जाएगा ना, भूमध्य सागरीय कृषि से, ऑप्शन नंबर सी। खट्टे रसेदार फल भूमध्य सागरीय कृषि में आते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से
कौन सी रोपड़ फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है? कॉफी, गेहूं, गन्ना या रबर? देखिए बताइए रोपड़ क्या होता है साथियों? रोपड़ क्या होता है? यदि एक बार लगाए और 4 5 7 साल तक देखिए वह जो है ना आपको उत्पादन देता रहे, उसको बोलते हैं रोपड़। तो निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है? कॉफी, गेहूं, गन्ना या रबर? साथियों बताइए। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? गेहूं हो जाएगा ना, गेहूं, ऑप्शन नंबर बी। गेहूं रोपड़ नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। सहकारी कृषि आर्थिक फसल रही है, सॉरी अधिक, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है कि यहाँ पे रूस में, डेनमार्क में, नीदरलैंड या भारत? सहकारी कृषि जो है ना मतलब किस देश में अधिक सफल रही है? तो डेनमार्क में हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क में। और डेनमार्क की राजधानी कहाँ पे है? तो कोपेनहेगन। कोपेनहेगन जो है ना डेनमार्क की राजधानी है। और डेनमार्क में सहकारी कृषि जो है ना अधिक सफल रही है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो रोपड़ कृषि का, ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोपड़ कृषि। और इसका एक अन्य नाम है बागानी कृषि। और इसमें क्या होता है कि एक बार जो है ठीक पौधा लगाइए सर, ठीक है, और वो पौधा तैयार होने में ठीक है आपको कुछ समय लगेगा, लेकिन तैयार होने के बाद जो है ना वह कंटिन्यू 4 5 साल तक जो है आपको उत्पादन देता रहेगा। ठीक है, चाय, कॉफी सब आपके रोपड़ के उदाहरण है। कपास भी है। हीराकुंड परियोजना अवस्थित है कहाँ पे? हीराकुंड परियोजना अवस्थित है कहाँ पे? आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या झारखंड? हीराकुंड परियोजना कहाँ पर अवस्थित है बताइए। तो ये आपका है उड़ीसा में है, महानदी पे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, हीराकुंड जो है ना उड़ीसा में महानदी पे, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? कॉफी, चाय, गेहूं या कपास? तो कपास जो है ना, कपास और जूट ये आपको होते हैं रेशेदार फसल, ऑप्शन नंबर डी। कपास जूट आ जाते हैं रेशेदार में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं साथियों? निम्न में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि को बोलते हैं ना, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि को, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ठीक साथियों। और ठीक है यहाँ पे सर, यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपका ऑप्शन जो है ठीक है उल्टा हो चुका है। ठीक है ना सर, यहाँ इसका क्या हो जाएगा? आदिम निर्वाह कृषि। ठीक है, आदिम हो जाएगा ना, चूंकि आपको बी तो यहाँ पे हो गया ना, आदिम निर्वाह कृषि हो जाएगा कर्तन दहन कृषि में, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपड़ कृषि या वाणिज्य अनाज कृषि? निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है साथियों? तो बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा? मिश्रित कृषि हो जाएगा ना, मिश्रित कृषि, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, मिश्रित कृषि जो है ना, मिश्रित कृषि, ये एकल कृषि नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? 47 का आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार जो है ना कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? तो आदिकालीन निर्वाह कृषि का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आदिकालीन निर्वाह कृषि को भी बोलते हैं कर्तन दहन कृषि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? निम्न प्रदेशों में किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती साथियों? अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में, यूरोपीय एस्टेपी क्षेत्र में या अमेजन बेसिन में? निम्न प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? 48 का आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? तो अमेजन बेसिन में जाएगा ना, अमेजन बेसिन में, ऑप्शन नंबर डी। अमेजन बेसिन में जो है ना, ठीक है, तो अमेजन बेसिन में आपका विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं होती, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। 49, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? फूलों की कृषि क्या कहलाती है? ट्रक फार्मिंग, कारखाना कृषि, मिश्रित कृषि या पुष्पोत्पादन? फूलों की कृषि क्या कहलाती है साथियों? इसको बोलते हैं पुष्प उत्पादन नहीं, यानी पुष्प उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी पुष्प उत्पादन। ठीक है साथियों, इसको बोलते हैं क्या? फ्लोरिकल्चर भी बोलते हैं इंग्लिश में, फ्लोरिकल्चर। ठीक है, फूलों की खेती जो है ना फ्लोरिकल्चर कहलाती है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पुष्प उत्पादन, यानी पुष्प का उत्पादन। 50, निम्न में से कौन से देश में
गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? निम्न में से कौन से देश में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? बता सकते हो। इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा? कौन से देश में गेहूं और चावल की उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी साथियों? तो मैक्सिको और फिलीपींस में ना, तो मैक्सिको और फिलीपींस में ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों। और ठीक है, तो ये जो है ठीक है आपके लाइक्स पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि इसका पार्ट 2 आगे आ जैसे तो नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।